यदि आप भी क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 यानी कक्षा 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा में सितंबर 2025 में शामिल होने वाले, यानी आपका जो पेपर है ना 25 सितंबर को होने वाला है साइंस का पेपर, तो आप में से सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर देखने के लिए। क्योंकि आप सभी को बता दें कि आप सभी के एग्जाम में जो है ना 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 2 घंटे 45 मिनट के समय, और साइंस जो होंगे ना उसके विषय कोड 112 होते हैं या 80 नंबर का पेपर होता है। आइए बता दें कि किस प्रकार से आपका निर्देश दिया रहता है। देखिए इस प्रकार से निर्देश आपका रहेगा आपके पेपर का कि खंड अ से जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 से 80, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में सही सही देना होगा। तो आइए इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना सभी को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि बाबू ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और अभी से लेकर एग्जाम तक आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह के वीडियो, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा फिर फाइनल परीक्षा बाकी है। तो आइए हम देरी नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो दिया है कि पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। कौन सा पीएच मान वाला? तो देखिए बाबू, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना तो 7 से कम वाला अम्ल होता है, और 7 से अधिक होता है ना तो अधिक वाला क्या होता है वो क्षारीय होता है। तो सबसे अधिक रहेगा तो पीएच मान 11 वाला क्षारीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर कर दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र Na2CO3, ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ग्लोबर लवण का सूत्र जो हो जाएगा ना Na2SO4 × 10H2, ऑप्शन ए इसका सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक जो है ना मेथिल ऑरेंज होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भले आप इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए बाबू, लेकिन आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका यही वायरल जो है ना क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कोयला जो हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में कि उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में इनमें से सभी होता है, जैसे हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में क्या कर रहा है, खूब ध्यान से देखेंगे कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के वैद्युत अपघटन पर जो है ना कैथोड के कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कितने संरचना समयोगी संभव है? तो पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है ना उसके कितने संरचना संभव है? तो याद रखिए कि ये 4 हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन वार सरणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन याद रखिएगा कि आपका जो है ना 14 क्या है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वां वर्ग का सदस्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि घेगा रोग कैसे पनपता है? याद रखिएगा कि घेगा रोग जो है ना आयोडीन की कमी से पनपता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 100% वायरल पेपर देख रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल के। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलता है वो कि पेपर बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये 100% श्योर क्वेश्चन है और पेपर है, अगर नहीं बदला जाए तो बिल्कुल 100% यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। तो रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाला उपकरण को हम एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में याद रखिएगा पराग कण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर के लिए। तो लसिका का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा कि लसिका का जो रंग है ना हल्का पीला होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जो है ना DDT है, याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? कौन पराग कोश में पाया जाता है? याद रखिएगा कि पराग कोश में हमेशा पराग कण पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पर चल रहा है आपके सामने। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है,
अलैंगिक जनन की विधि होती है। अलैंगिक जनन की विधि याद रखिएगा, इनमें से सभी बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कैसा पौधा को अपनाया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में कैसे पौधा को अपनाया था? तो इसका बाबू सही उत्तर कर दीजिएगा, मटर के पौधा को अपनाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता जो है ना अरस्तु कहा जाता है। ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर में कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र ऑप्शन बी यानी 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया याद रख लेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ होता है? संग्रहित होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका मूत्राशय में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर आप 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो अधातु पूछा जा रहा है और विद्युत का सुचालक भी पूछा जा रहा है। तो याद रखिए है ग्रेफाइट, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक जो है ना सोडियम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 27 नंबर है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ना हमेशा याद रख लीजिएगा कि शुद्ध सोना जो है आपका 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो किरोसिन में डुबो कर रखने वाला धातु कौन सा है 28 नंबर क्वेश्चन का? तो सोडियम याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होने वाला है हाइड्रोजन आयन जो है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो सबसे सबल अम्ल कौन है? तो HI याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो याद रखेंगे कि 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 31 का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होना चाहिए? तो फोकस दूरी 20 है तो यह कैसा होना चाहिए? तो ये हमेशा उत्तल दर्पण का होना चाहिए। याद रखेंगे जो है ना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा याद रखिएगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करा के निम्नलिखित में दर्पण का सूत्र कौन है? तो दर्पण का सूत्र याद रखेंगे कि आपका ऑप्शन बी वाला दर्पण के सूत्र है। ऑप्शन बी वाला दर्पण के सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन है? तो ऑप्शन बी वाला याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? याद रखिएगा ये आपका प्लस में 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब के लिए इनमें से सभी जैसे उत्तल, समतल, अवतल, यानी याद रखेंगे कि इनमें से सभी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होना किस घटना पर आधारित होता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ती है? याद रखिएगा, ठीक है, याद रख लेना है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसी के साथ आप 1 से 40 प्रश्न देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।